जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मान लीजिए पानी की सिर्फ 2.5 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, बस 2.5 किलोमीटर। और अगर आज किसी वजह से ये संकरा रास्ता बंद हो जाए तो कल पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा गाड़ियां रुक जाएंगी, कारखानों में ताले लग जाएंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम हो जाएगी। बिल्कुल। और ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का शुरुआती बिंदु है। आज हम 14 प्रमुख जल संधियों, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्ट्रेट्स कहते हैं, उनके डेटा और डिजिटल एटलस का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारा मिशन आज यही समझना है कि समुद्र के ये जो बेहद संकरे प्राकृतिक मार्ग हैं, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और जलवायु के असली कंट्रोल रूम कैसे बने हुए हैं। और मजे की बात देखिए, ये कंट्रोल रूम किसी इंसान ने या आधुनिक दुनिया ने नहीं बनाया है। सही कहा। ये करोड़ों सालों की भौगोलिक उथल-पुथल का नतीजा है। मतलब भूगोल के इन छोटे-छोटे हिस्सों ने बड़ी-बड़ी महाशक्तियों को हमेशा अपने इशारों पर नचाया है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक नजरिया अपनाते हैं। मान लीजिए ये पूरी दुनिया एक बहुत विशाल आलीशान इमारत है। ठीक है। और जो बड़े-बड़े महासागर हैं, वो इस इमारत के विशाल कमरे हैं। लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए जो बहुत ही संकरे गलियारे होते हैं ना, हाँ, वो संकरे गलियारे ही ये जल संधियां हैं। एकदम सही। अब अगर इन संकरे गलियारों में कोई भारी सामान रख दे या अचानक से दरवाजा बंद कर दे, तो इमारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कोई भी जरूरी सामान नहीं पहुंच पाएगा। पूरी की पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सटीक विजुअलाइजेशन है। देखिए, कूटनीति और व्यापार की भाषा में इन संकरे गलियारों को हम चोक पॉइंट्स कहते हैं। आज के समय में दुनिया का 55% से अधिक कृषि उत्पाद और तेल का व्यापार इन्हीं रास्तों से गुजरता है। 55%? यहाँ एक बड़ा भूवैज्ञानिक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। पूछिए। जब हम इन चोक पॉइंट्स के मैप्स देखते हैं तो ये जमीन के दो बड़े टुकड़ों के बीच बहुत ही पतली दरार जैसे दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल दरार जैसे ही होते हैं। तो इतने संकरे होने के बावजूद आज के समय के जो विशालकाय सुपर टैंकर जहाज होते हैं, जिनका वजन लाखों टन होता है, वो इनमें से इतनी आसानी से कैसे गुजर जाते हैं? मतलब क्या इनकी गहराई हमेशा से इतनी ही थी? देखिए, जब महासागरों का विशाल पानी एक बहुत ही संकरे रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर होता है, तो पानी की गति और उसका दबाव कई गुना बढ़ जाता है। पानी का ये तेज बहाव लाखों सालों से समुद्र की तलहटी को लगातार काटता रहा है। इसी तेज कटाव ने इन रास्तों को इतना गहरा कर दिया है कि आज के सबसे बड़े जहाज भी यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। क्या बात है! यानी पानी ने खुद ही अपने लिए एक सुरक्षित हाईवे तैयार कर लिया है। एक तरह से हाँ। तो चलिए इस प्राकृतिक हाईवे के सबसे संवेदनशील हिस्से से शुरुआत करते हैं। जब ऊर्जा और तेल की बात आती है तो डेटाबेस में सबसे पहला और सबसे खतरनाक चौक पॉइंट उभर कर आता है हॉर्मुज जल संधि। बिल्कुल। मध्य पूर्व के नक्शे में ये फॉरेस्ट की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक बहुत ही संकरा वी आकार का मुहाना है। और इस वी आकार के मुहाने के उत्तर में ईरान है, जबकि दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात है। दुनिया भर में जितना भी कच्चे तेल का निर्यात होता है, उसका लगभग 20% हिस्सा हर दिन इसी रास्ते से गुजरता है। 20%? और अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये आंकड़ा और भी गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। भारत के कच्चे तेल का लगभग 40% हिस्सा इसी हॉर्मुज जल संधि से होकर आता है। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो इस क्षेत्र की भू राजनीतिक संवेदनशीलता है। हाँ, कूटनीतिक रूप से ये दुनिया का सबसे अस्थिर क्षेत्र है। देखिए, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अगर केवल रणनीतिक तथ्यों को देखा जाए तो इस जल संधि पर होने वाली कोई भी हलचल सीधे तौर पर वैश्विक बाजार को झकझोर देती है। मतलब जरा सी खटपट और बाजार धड़ाम। एकदम। अगर यहाँ कोई सैन्य तनाव होता है या किसी जहाज को रोका जाता है तो रातों रात दुनिया भर के शेयर बाजार गिर सकते हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ये तो हो गई तेल की निकलने की जगह। लेकिन ये तेल जाता कहाँ है? यहीं से हम एशिया की सबसे बड़ी जीवन रेखा की ओर मुड़ते हैं, मलक्का जल संधि। मलक्का, जो बहुत ही अहम है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली ये जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक पतली सी पट्टी है। मैंने शुरुआत में जिस 2.5 किलोमीटर चौड़े रास्ते का जिक्र किया था ना, हाँ, वो मलक्का का ही सबसे संकरा हिस्सा है, जिसे फिलिप्स चैनल कहते हैं। बिल्कुल। मलक्का जल संधि की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि दुनिया का 60% समुद्री व्यापार यहीं से होता है। 60%? हाँ,
मध्य पूर्व से निकलने वाला तेल इसी रास्ते से होकर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचता है। लेकिन 60% व्यापार और रास्ता सिर्फ 2.5 किलोमीटर चौड़ा। ये तो किसी महानगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर लगे भयंकर ट्रैफिक जैम जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही नजारा होता है वहां, जहां दुनिया भर के हजारों विशाल जहाज एक के पीछे एक रेंगने को मजबूर हैं। या मलक्का का रास्ता ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? क्या जहाजों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, जब कोई मुख्य सड़क बंद होती है तो हम गली का रास्ता खोजते हैं, है ना? हाँ, शॉर्टकट या कोई बाईपास। मलक्का का भी एक गली का रास्ता है जिसे सुंडा जल संधि कहा जाता है। सुंडा जल संधि? यस, ये इंडोनेशिया में ही जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है और जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। मलक्का में संकट आने पर यही सबसे बड़ा वैकल्पिक मार्ग माना जाता है। तो फिर आम दिनों में जहाज सुंडा जल संधि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब मलक्का के ट्रैफिक जाम में फंसने का इंतजार क्यों करना? क्योंकि सुंडा जल संधि में प्रकृति ने अपनी अलग तरह की नाकेबंदी कर रखी है। अच्छा, कैसी नाकेबंदी? सबसे पहली बात, यहाँ का पानी बहुत उथला है। आज के समय के जो सुपर टैंकर जहाज हैं, उनको तैरने के लिए बहुत गहराई की जरूरत होती है। जाहिर है। और सुंडा का उथला पानी उनके लिए किसी मौत के कुएं से कम नहीं है, वो फंस सकते हैं। बाप रे। और दूसरी और सबसे खौफनाक बात बताऊं? बताइए। इसी जल संधि में क्रैकाटोआ नाम का कुख्यात और सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। ओहो, मतलब एक तरफ उथला पानी और दूसरी तरफ एक जिंदा ज्वालामुखी। जी हाँ। ये तो सच में मलक्का का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं लगता। प्रकृति ने यहाँ व्यापार की सीमाएं तय कर दी हैं। बिल्कुल तय कर दी हैं। लेकिन ये जल संधियां केवल व्यापारिक मार्ग नहीं है। एटलस को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करने वाली स्पष्ट रेखाएं भी हैं। हाँ, महाद्वीपीय विभाजक। सबसे क्लासिक उदाहरण है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि महज 13 किलोमीटर चौड़ा एक प्राकृतिक दरवाजा है, लेकिन यह दरवाजा 2 विशाल महाद्वीपों यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। इसके एक तरफ स्पेन है और दूसरी तरफ मोरक्को। स्वेज नहर से होकर आने वाला जितना भी पश्चिमी व्यापार है, वो भूमध्य सागर पार करने के बाद अटलांटिक महासागर में जाने के लिए इसी 13 किलोमीटर के दरवाजे का मोहताज है। इस जल संधि के निर्माण को लेकर जो भूवैज्ञानिक डेटा सामने आया है ना, वो किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है मुझे। हाँ, इसका निर्माण कोई साधारण कटाव नहीं था। तो फिर कैसे हुआ? लाखों साल पहले अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से यहाँ जमीन फटी और अटलांटिक का पानी भूमध्य बेसिन में भर गया। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चूंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं। हाँ, वो तो हमेशा गति में रहती हैं। बिल्कुल, अफ्रीकी प्लेट लगातार उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में ये 13 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। एकदम। अगर ये प्लेटें आपस में टकरा गईं तो जिब्राल्टर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भूमध्य सागर फिर से चारों तरफ जमीन से घिरी एक विशाल खारे पानी की झील बन जाएगा। देखिए, भूगोल कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये लगातार खुद को लिखता और मिटाता रहता है। ये सच में भूगोल की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। खैर, महाद्वीपों के बंटवारे की बात चल रही है तो तुर्की जल संधियों यानी बॉस्फोरस और डार्डनेल्स को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? वो तो ऐतिहासिक रूप से बहुत अहम है। बॉस्फोरस तो इतनी अनोखी है कि वो इस्तांबुल शहर के ठीक बीच से होकर गुजरती है। रूस और यूक्रेन जैसे देश जो दुनिया को सबसे ज्यादा अनाज और तेल निर्यात करते हैं, हाँ, जिनका अनाज पूरी दुनिया में जाता है। बिल्कुल, उनके जहाजों के लिए काला सागर से बाहर निकलने का ये पूरी दुनिया में एकमात्र रास्ता है। केवल एक दरवाजा। यही कारण है कि ये रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर ये दरवाजा बंद हो जाए तो दुनिया के कई हिस्सों में रोटी की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। डार्डनेल्स जल संधि पर जो एजियन सागर का रास्ता खुलती है। हाँ, डार्डनेल्स का इतिहास तो सीधे तौर पर खून और युद्ध से लिखा गया है। वो प्रथम विश्व युद्ध वाला किस्सा। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब मित्र राष्ट्रों ने गैलीपोली अभियान चलाया था तो उनका मुख्य लक्ष्य इसी डार्डनेल्स जल संधि पर कब्जा करना था। रणनीति क्या थी उनकी? रणनीति बहुत साफ थी। जो इस संकरे रास्ते को नियंत्रित करेगा वो काला सागर की पूरी सप्लाई लाइन को काट सकता है और रूस को अलग थलग कर सकता है। यह साबित करता है कि भूगोल ही इतिहास की दिशा तय करता है।
हमेशा से। अब नक्शे के एकदम ऊपरी हिस्से पर चलते हैं, जहां एशिया और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे को लगभग छूने वाले होते हैं। आप बेरिंग जल संधि की बात कर रहे हैं? हाँ, बेरिंग जल संधि जो रूस और अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है। ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जल संधि के बीच में कुछ ऐसा है जो इसे पूरी दुनिया से अलग बनाता है। आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। बेरिंग जल संधि के ठीक बीच में दो छोटे द्वीप हैं, रूस का बिग डायोमेड और अमेरिका का लिटिल डायोमेड। इन दोनों द्वीपों के बीच की दूरी महज 4 किलोमीटर है। सिर्फ 4 किलोमीटर? हाँ, लेकिन इनके बीच से ये काल्पनिक तिथि रेखा गुजरती है। इसे अगर आसान शब्दों में समझे ना, तो ये एक तरह का टाइम मशीन अनुभव है। वो कैसे? अगर आप रूस वाले द्वीप पर खड़े होकर अमेरिका वाले द्वीप को देखते हैं, तो आप असल में बीते हुए कल को देख रहे होते हैं। अरे वाह, ये नजरिया दिलचस्प है। क्योंकि दोनों के बीच समय का अंतर 21 घंटे का है। एक तरफ अगर सोमवार की सुबह है, तो 4 किलोमीटर दूर दूसरी तरफ रविवार की दोपहर होती है। ये भौगोलिक और समय का एक बहुत ही शानदार तालमेल है। लेकिन बेरिंग जल संधि सिर्फ इस रोचक तथ्य के लिए अहम नहीं है। और भी कुछ है इसका भविष्य का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, जिस पर हम आगे चल के विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं जल संधियों के निर्माण पर। अब तक हमने देखा कि प्रकृति ने जहां रास्ते बनाए, इंसानों ने उनका इस्तेमाल किया। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति हमेशा मेहरबान नहीं होती। कई बार उसने महाद्वीपों की ऐसी दीवारें खड़ी की जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से जन्म होता है मानव निर्मित इंजीनियरिंग के चमत्कारों का। सही कहा। और जब मानव इंजीनियरिंग की बात आती है तो पनामा नहर से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। पनामा नहर? हाँ, ये एक कृत्रिम जल डमरू मध्य है जिसने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़कर भूगोल को ही बदल दिया। पनामा नहर के बनने से पहले अगर किसी जहाज को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना होता था, तो उसे पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। बहुत लंबी यात्रा। एक ऐसा खतरनाक रास्ता जिसे मैगेलन जल संधि कहा जाता है। 1520 में फर्डिनेंड मैगेलन ने इस रास्ते को खोजा था। हाँ। ये बहुत ही सुदूर, घुमावदार और तूफानों से भरा रास्ता था जहां कई जहाज डूब जाते थे। तो पनामा नहर ने इस हजारों किलोमीटर लंबी और हफ्तों की खतरनाक यात्रा को खत्म कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के जल स्तर में अंतर है। अच्छा? और बीच की जमीन समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है। आप सीधे जमीन को काट कर पानी नहीं बहा सकते थे। और यहीं पर वो कमाल की इंजीनियरिंग आती है, लॉक सिस्टम। इसे पानी के एक विशाल एलिवेटर या सीढ़ियों की तरह सोच सकते हैं। सही कहा। जहाज नहर में प्रवेश करता है, एक विशाल वाटर चेंबर के दरवाजे बंद होते हैं और फिर उस चेंबर में लाखों लीटर पानी भरा जाता है। पानी के साथ साथ जहाज भी ऊपर उठता है, फिर वो अगले चेंबर में जाता है। इस तरह जहाजों को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर दूसरी तरफ धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है। एक पूरा का पूरा मालवाहक जहाज पहाड़ पर चढ़ रहा है, वो भी पानी की मदद से। ये इंसानी दिमाग की असीम क्षमता को दर्शाता है। वहीं अगर हम उत्तरी ध्रुव के करीब जाएं तो हमें ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच डेविस जल संधि मिलती है। डेविस जल संधि ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधियों में से एक है, जिसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो ये चोक पॉइंट तो नहीं हुई? हाँ, अब इतनी चौड़ी जल संधि को चोक पॉइंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका महत्व कुछ और ही है। डेविस जल संधि का असली प्रभाव व्यापार पर नहीं, बल्कि वैश्विक मौसम पर पड़ता है। मौसम पर? हाँ, यह जल संधि आर्कटिक महासागर की ठंडी बर्फ और पानी को अटलांटिक महासागर में धकेलती है। इसे हम विज्ञान में थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन? आसान शब्दों में बताऊं तो यह ठंडे और गर्म पानी का एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट है। यानी ये एक तरह से पूरी पृथ्वी के एयर कंडीशनर का काम करती है। बिल्कुल। अगर ये ठंडा पानी अटलांटिक में ना जाए तो दुनिया के तापमान का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। एकदम। मौसम और भूगोल का ऐसा ही एक और दिलचस्प संगम है इंग्लिश चैनल और उसकी डोवर जल संधि। इतिहास में एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती रही है। ढाल की तरह? हाँ, डोवर इसका सबसे संकरा हिस्सा है, जो केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसी पानी की पट्टी ने ब्रिटेन को कई बार बाहरी आक्रमणों से बचाया है। चाहे वो स्पेन का अजय आर्मादा हो
या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेना। पानी की एक छोटी सी पट्टी ने इतिहास को बदल कर रख दिया। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में भूगोल की इस दूरी को भी इंसान ने हरा दिया है। इसी डोबर जल संधि के ठीक नीचे से चैनल टनल गुजरती है। हाँ, वो अंडर वाटर सुरंग। ये एक अंडर वाटर रेलवे सुरंग है जो ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है। मतलब प्रकृति ने उन्हें अलग किया और इंजीनियरिंग ने उन्हें फिर से मिला दिया। इंजीनियरिंग और तकनीक ने निश्चित रूप से बहुत तरक्की की है, लेकिन आज भी कुछ जल संधियां ऐसी हैं जहां कूटनीति का तनाव और प्रकृति का गुस्सा दोनों इंसान की हर तकनीक पर भारी पड़ते हैं। जैसे कि ये ताइवान जल संधि, जिसे पहले फॉर्मोसा जल संधि कहा जाता था। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यह मुख्य भूमि चीन और ताइवान के बीच स्थित है। अगर पूर्वी एशिया की बात करें, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, तो उनका लगभग सारा कच्चा माल और तैयार उत्पाद इसी रास्ते से गुजरता है। इस क्षेत्र की भू राजनैतिक वास्तविकता बहुत जटिल है। देखिए, ये दुनिया के सबसे भारी सैन्य जमावड़े वाले क्षेत्रों में से एक है। बिल्कुल, वहाँ हमेशा टेंशन बनी रहती है। यहाँ कोई भी सैन्य गतिविधि या कूटनीतिक गतिरोध सिर्फ दो देशों का मसला नहीं होता, बल्कि ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, खासकर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के लिए एक सीधा खतरा बन जाता है। प्रकृति भी कुछ रास्तों को दुर्गम बना देती है। रूस और जापान के बीच स्थित लापेरूस जलसंधि, जिसे सोया जलसंधि भी कहते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है, जो जापान सागर को ओखोट्स्क सागर से जोड़ती है। हाँ, ये रास्ता रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इसका मौसम है। मौसम। सर्दियों के महीनों में यहाँ का पानी पूरी तरह से जम जाता है और ये जलसंधि बर्फ के एक प्राकृतिक किले में तब्दील हो जाती है। बाप रे। बर्फ तोड़ने वाले विशेष जहाजों के बिना यहाँ से गुजरना असंभव हो जाता है। और अगर बर्फ ना हो तो भी प्रकृति के पास जहाजों को रोकने के दूसरे तरीके हैं। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच की टॉरस जलसंधि को ही देख लीजिए। टॉरस जलसंधि? हाँ, अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ने वाला ये मार्ग एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक मुख्य व्यापारिक रास्ता है, लेकिन जहाजों के कप्तानों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। टॉरस जलसंधि की भौगोलिक संरचना बेहद जटिल है। कैसे? यहाँ सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप हैं और पानी के ठीक नीचे मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीफ्स का एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बिछा हुआ है। ओहो। पानी उथला होने के कारण अगर नेविगेशन में 1 इंच की भी गलती हुई ना, तो जहाज सीधे चट्टान से टकराकर डूब सकता है। तो चाहे वो ताइवान जल संधि का कूटनीतिक तनाव हो, लापेरूस की जमी हुई बर्फ हो, या फिर टॉरस के नीचे छिपी मूंगे की चट्टानें। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, ये जल संधियां महज नक्शे पर खींची गई नीली रेखाएं नहीं है। तो फिर क्या है? ये वो धमनियां हैं जिनसे वैश्विक व्यापार का खून बहता है। ये एक ऐसा विचार है जो केवल भूगोल का नहीं, बल्कि हमारी दुनिया के भविष्य का भी सवाल है, और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।